अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 5 की। एक क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, वैसे ही बिजनेस के पास पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं कि अगर वो बिजनेस को अगर बिजनेसेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो फायदा होगा, अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो नुकसानात होंगे। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि आपके पास सिस्टम होता है, सिस्टम में आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एक कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट जो कि ओपन सिस्टम बनाता है, एक कंपोनेंट होता है बाउंड्री जो कि क्लोज्ड सिस्टम बनाता है। फिर हमने बात की थी सिस्टम अडेप्टेबिलिटी की, हमने बात की थी कंट्रोल सिस्टम की। एक होता है लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें आपके पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके कुछ हमने कंपोनेंट्स देखे थे। फिर हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, काफी डिटेल में कवर किया था। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी डिटेल में। अब आपके पास जो आखिरी टॉपिक है वो है जितने भी आपके पास पेरिफेरी में डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको कहते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, उनको हम स्टडी करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। फिर हमने स्टोरेज डिवाइस की भी बात कर ली थी, हमने कंप्यूटर हार्डवेयर भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये ना पढ़ाऊं क्योंकि बहुत बचकाना टॉपिक है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। मतलब जितने भी इनपुट डिवाइसेस है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? कीबोर्ड। आपके पास सवाल आता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे कॉमन है। उसमें कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, उसमें माइक्रोफोन भी होगा, और एक दो नाम हो सकते हैं। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? कीबोर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन कीबोर्ड ही होता है। माइक हो ना हो, माउस हो ना हो, MICR OCR हो ना हो, स्कैनर हो ना हो, आपके पास कीबोर्ड जरूर होगा। और वर्चुअली हर कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होता है ये। अलग से भी मिल जाएगा, सिस्टम में कनेक्टेड भी मिल जाएगा, वायरलेस भी मिल जाएगा, सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड हो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपके पास अलग अलग किस्म के कीबोर्ड होते हैं। द थिंग इज कि ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर बात करते हैं टच सेंसिटिव स्क्रीन और टच पैड की। ये उस टेक्नोलॉजी की बात करता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी स्क्रीन को या किसी भी एरिया को, सरफेस को टच करके हम जो कर्सर हो तो उसको नेविगेट कर सकते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा टच सेंसिटिव स्क्रीन या फिर टच पैड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि आपके पास जो नोट पैड होते हैं उसमें जो स्क्रीन होती है वो टचेबल होती है। आप उसको टच करके चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को मूव कर सकते हो, चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, लैपटॉप में आपके पास लिटरली कीबोर्ड के नीचे एक टच पैड लगा हुआ होता है, और जो ATM होता है उसकी स्क्रीन टचेबल होती है। तो ये तमाम एग्जांपल्स आपके पास टच सेंसिटिव स्क्रीन या टच पैड की एग्जांपल्स मौजूद है। मोबाइल फोन जो है वो टच सेंसिटिव स्क्रीन है। फिर अगला आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये वो रीडर होता है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करता है। सर, मैग्नेटिक इंक कौन सी इंक होती है? जो कि मैग्नेट से बनती है। उसको रीड करने के लिए आपको स्पेशल रिकग्निशन चाहिए, तो वो रिकग्निशन आपको देता है MICR। और MICR क्या करता है? मैग्नेटिक इंक से स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करता है। यूजुअली आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंक यूज होती है चेक के नीचे वाले हिस्से में। वहां पे जो चेक का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें लिखा होता है ना, डू नॉट लाइन बिलो दिस लाइन, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, तो उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें जो सबसे नीचे आपके पास कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो MICR ही रीड कर सकता है। या आपके कार्ड के पीछे जो है आपके पास कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जो हिडन होते हैं, वो बेसिकली लिखे हुए होते हैं मैग्नेटिक इंक से। तो जब आप उसको ATM में डालते हो तो MICR उसको रीड कर लेते हैं। वो जो इंसर्ट वाला एरिया होता है वो MICR है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन ज्यादातर बैंक में यूज होता है। OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकली आंखों की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू क्या करें, हम किसी भी स्पेशल मार्क्स को रीड कर लें कि आपने सर्कल को हाईलाइट किया हुआ है, आपने बॉक्स को हाईलाइट किया हुआ है, आपने ट्रायंगल को हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसे स्पेशल मार्क्स को रीड करने के लिए हम लिखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ये आपको वोटिंग में काम आ जाता है कि वोटिंग में अगर आपके पास सर्कल, आपने उसको क्या कर लिया, फिल कर लिया,
उसके बाद आपने अपना वोट डाल दिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब पेजेस खुलते हैं तो उसको OCR OMR रीड कर लेता है, या जो टेस्ट पेपर होते हैं उनको OMR रीड कर लेता है। फिर आपके पास आता है स्कैनर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। दो किस्म के स्कैनर होते हैं, एक होता है विद OCR, विद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, एक होता है विदाउट OCR। आपके पास OCR वाला स्कैनर है, आपने क्या किया कि स्कैन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रखा, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और आपने क्या किया कि कह दिया OCR इनेबल कर दो। जब OCR इनेबल हो जाएगा तो जब प्रिंट सॉरी जब स्कैन हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तो वो एडिटेबल फॉर्म में होगा। मतलब आप लिटरली उसके टेक्स्ट के बीच में स्पेस ला सकते हो, टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो, टेक्स्ट को इनहांस कर सकते हो, ग्रामेटिकल एरर को सही कर सकते हो, तो आप उस टेक्स्ट को रीराइट कर सकते हो, वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपके स्कैनर में OCR नहीं है या आपने OCR इनेबल नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट खुलेगा वो इमेज फॉर्म में खुलेगा। आप उसके ऊपर तो कुछ लिख सकते हो, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग हो जाएगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये वही ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि आंखों की टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। वो क्या करेगी, कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज कर लेगी, जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको रिकग्नाइज करके उनको टेक्स्ट के फॉर्म में, एडिटेबल फॉर्म में ले आएगी। फिर आता है माइस, ट्रैक बॉल, सिमिलर डिवाइसेस। माइस, ट्रैक बॉल और सिमिलर डिवाइसेस क्या हो सकती है, जॉयस्टिक। आपने अगर प्ले स्टेशन खेला हो तो प्ले स्टेशन में दो आपके पास जॉयस्टिक्स होती है, या अगर आपने कभी आर्केड का गेम खेला उसमें एक जॉयस्टिक होती है, या अगर आपने कभी कोई हाँ जो प्लेन वाले गेम्स खेले हैं, कॉकपिट आपने देखा उसमें एक जॉयस्टिक लगा होता है। जॉयस्टिक कह लो, ट्रैक बॉल कह लो, माइस माइस कह लो, माउस कह लो, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेंसर्स के थ्रू मोशंस को पिक करती है और कन्वर्ट करती है उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो कर्सर जो आपको मूव करता हुआ नजर आता है, तो बेसिकली अगर आपके पास जॉयस्टिक मौजूद है, आपके पास ट्रैक बॉल मौजूद है, आपके पास माउस मौजूद है, उसका काम क्या होता है, नेविगेट करवाना कर्सर को। और आपने क्या होता है, किसी चीज को सिलेक्ट करना, डिसलेक्ट करना, या उसको अरेंज करना, तो आप क्या कर सकते हो, माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप के भी जो बटन के जितने भी बटन होते हैं कीबोर्ड के, उसके बीच में आपके पास एक छोटा सा बटन होता है जो कि क्या करता है, इस तरीके से चीजों को मूव करता है। फिर वॉइस डाटा एंट्री, वॉइस नोट्स की बात कर रहा हूँ, उसके लिए माइक चाहिए होता है आपको। तो आपने कोई भी इनपुट देना है तो आपने क्या किया, मोबाइल निकाला, माइक पे प्रेस किया और आपने वॉइस नोट भेज दिया, इनपुट चले गया। सामने वाला बंदा वॉइस नोट भेजेगा तो आपके पास वो होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए उसको सुनने के लिए। वॉइस डाटा एंट्री भी आपके पास एक अ, वो है, इनपुट डिवाइस है। बारकोड, QR, बारकोड रीडर भी होता है आपके पास, QR कोड रीडर भी होता है। बारकोड और QR कोड में फर्क क्या है, बारकोड में आपके वर्टिकल वर्टिकल बार्स होते हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। फिर कुछ आपके पास कुछ थिक लाइंस होती है, कुछ थिन लाइंस होती है, थिक और थिन करके आपके पास बारकोड बन जाता है। उसको रीड करने के लिए आपको बारकोड रीडर चाहिए होता है। QR कोड पता है क्या होता है, QR कोड आपके पास वर्टिकल लाइंस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, तभी आपके बॉक्सेस शेप में चीजें आ रही होती हैं कि वर्टिकल लाइन है फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आप आपस में एक दूसरे को काटती है तो आपको बॉक्सेस बनते हुए नजर आते हैं। दिस इज कॉल्ड QR कोड रीडर। QR कोड रीडर कंपैरेटिवली नई टेक्नोलॉजी बारकोड के मुकाबले में, तो QR कोड के अंदर कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ये ज्यादातर यूज होता है EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। जब मैं इम्तियाज जाता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि काउंटर में एक जो है लैपटॉप रखा हुआ होता है, कंप्यूटर रखा हुआ होता है, वहां पे एक स्कैनर रखा हुआ होता है, वहां पे एक कार्ड रीडर होता है, वहां पे आपके पास एक बारकोड रीडर होता है, फिर आपके पास वहां पे एक प्रिंटर होता है जो कि मशीन से प्रिंट निकाल के देता है। तो ये तमाम चीजें, वहां पे एक CCTV कैमरा लगा होता है, तमाम चीजों को मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल भी समझ आ गया होगा। फिर आपके पास लास्ट आ जाते हैं डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरा जो है वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको इमेज को भी इनपुट करके दे देगा या फिर वीडियो भी इनपुट के तौर पे ले लेगा। ये वो इनपुट डिवाइस है जो कि जितना ज़्यादा क्वालिटी इनहेंस करोगे उतना ज़्यादा फाइल साइज बढ़ जाएगा। कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। कीबोर्ड की बात करें तो यस, इट इज़ कॉमन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और फिर ये सिंपल है, इसको सीखने में कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, और सस्ता है। लिमिटेशन ये है कि लेबर इंटेंसिव है, खुद टाइप करना पड़ता है, स्लो है, तो ऐसे में टाइपिंग की स्पीड होती है और उसमें गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो लोग टाइपो कर देते हैं ना, टाइपिंग एरर। टच सेंसिटिव और टच पैड्स क्या है, ये स्पेस सेव करती हैं, ये जगह बहुत कम ऑक्यूपाई करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ये इंटीग्रेटेड होती है,
कि जब भी आपके पास कोई सा इंटरफेस होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्या करो कि टच पैड के थ्रू उसको सिलेक्ट करो चीज़ों को। यूजर फ्रेंडली है, इंटुइटिव है, इंटुइशंस पे चल रही होती है। लिमिटेशन ये है कि इसकी टेक्निक को ग्रास्प करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर लिखा हुआ है कि लेबर इंटेंसिव है, आपको फिर भी चीज़ें प्रेस करनी होती है, स्लो है और एक्सपेंसिव भी है। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्निशन की बात करें तो स्पीड है इसके अंदर, एक्यूरेसी है कि आपको कुछ भी काम नहीं करना, वो खुद ही रीड कर लेगा और स्पीड में कर लेगा। मसला सारा ये है कि MICR के डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मैग्नेटिक चाहिए होगी। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ये भी अगेन स्पीड है इसके अंदर, एक्यूरेसी है क्योंकि जल्दी काम हो जाता है, आपने कुछ खुद करना नहीं होता है। लेकिन OMR एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो डिवाइसेस चाहिए होती है जो कि रीड कर सके उन चीज़ों को, और आपको फिर पेपर भी ऐसे सेट करने पड़ते हैं कि जिसमें मार्क आप कर सको। और फिर इसके अंदर थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं कि अगर बॉक्स अगर सही से टिक नहीं किया तो वो रीड नहीं करेगा। जजाकल्ला। फिर है स्कैनर्स और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये ग्राफिक या टेक्स्ट को क्विकली इनपुट करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। डिसएडवांटेज ये है कि मल्टीपल पेजेस को स्कैन करने में टाइम लग जाएगा। फाइल साइज ज्यादा होगा तो क्वालिटी स्कैन ज्यादा बढ़ जाएगी। उसका मतलब ये है कि फिर आपको स्कैनिंग भी स्लो मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है कि इनपुट जो है ना उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर आपके पास इमेज क्वालिटी लो हो। फिर आपके पास माउस या फिर ट्रैक बॉल या ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, आसान है यूज करना, कॉमन है, सस्ता है, चीप है। लेकिन मसला ये है कि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो स्लो होता है। फिर वॉइस डेटा एंट्री कन्वीनियंट है, सिंपल है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, नॉइस वगैरह से डाटा इनएक्यूरेट हो सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पीछे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे शोर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको तो मेरी कोई बात भी समझ नहीं आएगी। आप इरिटेट हो जाओगे और आप क्लास छोड़ के जाना शुरू हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैकग्राउंड में नॉइस होती है वॉइस डाटा एंट्री को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। बारकोड्स और ये EPOS जो है ये कॉमन है, एक्यूरेट है, क्विक है। और जो डैमेज बारकोड होता है उनको रीड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी का भी इशू आ जाता है कभी कभी। डिजिटल कैमरा वर्सेटाइल है, क्विक है, एक्यूरेट है, हाई क्वालिटी इमेज बना के दे देंगे आपको। लेकिन मसला है जितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी उतना ज्यादा साइज ज्यादा। ये मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बता दिया। अगर आपको इनपुट डिवाइसेस समझ आ गए तो यस कर दें। बहुत बेसिक थे, मैंने आपको बता दिया, मैंने कोई इस पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं की। चलिए ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस लिखे हुए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडसेट, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोजेक्टर, ये सब हमको पता है। मैं कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बताता हूँ जाके, जिससे तुम थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। देखो, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ढूंढते हैं। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया तो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा होगा वो चले जाएगा। जैसे कंप्यूटर बंद किया तो आउटपुट जो दे रहा था मॉनिटर वो गायब हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो टेम्पररी है। मैंने प्रिंट निकाला, यहाँ पे प्रिंटर ने उस पेपर को प्रिंट कर दिया। जैसे मैं कंप्यूटर बंद करूंगा तो पेपर गायब हो जाएगा, या पेपर के ऊपर से जो इंक थी वो गायब हो जाएगी? नहीं, वो रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर का जो डिस्प्ले है वो परमानेंट है, मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो टेम्पररी है। सिमिलरली प्रोजेक्टर जो है, अगर मैंने ऑन किया हुआ है और मेरा जो लैपटॉप है वो बंद हो जाए तो उस प्रोजेक्टर के ऊपर जो स्क्रीन होगी वो गायब हो जाएगी, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही होगी। उसका मतलब है कि प्रोजेक्टर का जो डिस्प्ले है वो भी आपके पास टेम्पररी है। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर में एक डिफरेंस ये नजर आया कि मॉनिटर का डिस्प्ले भी टेम्पररी, उसमें एक सिमिलरिटी नजर आई कि मॉनिटर का डिस्प्ले भी टेम्पररी है और प्रोजेक्टर का डिस्प्ले भी टेम्पररी है। दोनों का जो डिफरेंस प्रिंटर से है कि प्रिंटर का जो डिस्प्ले है वो परमानेंट है। अच्छा, मॉनिटर और प्रोजेक्टर में भी एक डिफरेंस है कि मॉनिटर का डिस्प्ले अपनी ही स्क्रीन पे नजर आता है, प्रोजेक्टर का डिस्प्ले एक्सटर्नल स्क्रीन पे नजर आता है। चाहे आप वो पर्दा लगा लो, स्क्रीन लगा लो, सही है, या फिर आप वाइट दीवार पे प्रोजेक्टर चला लो। द थिंग इज के प्रोजेक्टर का डिस्प्ले एक्सटर्नल स्क्रीन पे नजर आता है, मॉनिटर का डिस्प्ले अपनी स्क्रीन पे नजर आता है। तो मॉनिटर टेम्पररी डिस्प्ले है, अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले आता है। प्रोजेक्टर टेम्पररी डिस्प्ले है, किसी और स्क्रीन पे नजर आता है। प्रिंटर परमानेंट है और ये क्या करता है, इसको एक्सटर्नल कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कोई पेज, कोई कोई कार्ड चाहिए होता है उस पर प्रिंट निकालने के लिए।
स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस है कि जिसमें अगर कोई इनपुट आपके पास वीडियो ऑडियो फॉर्म में मौजूद है तो उसको सुनने के लिए यू नीड स्पीकर्स। और स्टोरेज डिवाइस को आउटपुट डिवाइस क्यों कहा है बताता हूँ। जो भी चीज आप स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसबी में एक मूवी स्टोर की और आगे जाके अपने टीवी पर यूएसबी लगा दी। अब वो मूवी मैं देख सकता हूँ यूएसबी की वजह से, तो थैंक्स टू यूएसबी के मेरे पास एक आउटपुट मौजूद है। समटाइम जो चीज स्टोर्ड होती है उस स्टोरेज से हम काम क्या करते हैं, उससे आउटपुट भी ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने एक डाटा अपने दोस्त के लैपटॉप से कॉपी किया और अपने लैपटॉप पे लगाया और मैंने क्या किया कि उस डाटा पे काम कर लिया। तो उसका मतलब ये है कि जो स्टोरेज डिवाइस है मुझे आउटपुट की फैसिलिटी भी दे रही है। तो स्टोरेज डिवाइस आपको आउटपुट की फैसिलिटी भी दे देती है, दैट्स इट। ये आपको बात समझ आ गई हो। अब आ रहे हैं स्टोरेज डिवाइस पे। इस पे अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो चीजें गलत है मैं वो कटवा रहा हूँ, जो चीजें सही है वो मैं रहने देता हूँ, और जो चीजें इंक्लूड करने की वो इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरनल क्यों कहते हैं? लिटरली ये आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होती है। रैम भी सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। इसके अलावा जो रोम है वो भी सीपीयू के अंदर मौजूद होता है। फिर आपके पास कैश मेमोरी होती है, उसको कैशे भी कहते हैं। और रजिस्टर्स भी आपके पास कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए होते हैं। जो भी रैम है, जो भी रोम है, जो भी कैश मेमोरी है, जो भी आपके पास रजिस्टर्स है, हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये इंटरनल है। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। आपको लग भी रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे भी एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है मेरे स्टमक में ना। तो मैं बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ आपसे। इस चैप्टर के अंदर आपने दो चीजों को कंटिन्यूसली देखा होगा। एक चीज को कंटिन्यूसली देखा होगा, लेकिन दूसरी चीज को अब आपने देखा होगा। एक है डाटा और एक है रैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट हो, तो याद रखिएगा कि ये जो डाटा और रैम है ना, ये कैलाश खेर वाला नहीं है। ये जो है डाटा और राम नहीं है, ये जो है आपके पास डाटा और रैम है। तो प्लीज इसको लेके जरा सीरियस हो जाइएगा। आप ऐसा ना हो कि मजाक मजाक करना शुरू हो जाए, गलत बात है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो इंटरनल होती है, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल होती है। ये बात बिल्कुल सही है, बुक में सही लिखी हुई है। इंटरनल का मतलब है कि आपको अंदर मिलेगी ये, बाहर नहीं मिलेगी। जैसे मैं अगर बात करूँ हार्ड ड्राइव की, तो मुझे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिल जाती है। यूएसबी भी सिस्टम से बाहर लगती है। सीडी भी आपके पास अलग से बाहर से आप लगाते हो। तो प्राइमरी स्टोरेज इंटरनल होती है, ये एक्सटर्नल नहीं होती। ठीक हो गया। लिखा हुआ है इंटरनल टेम्पररी स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू दैट अलाउज इट टू प्रोसेस डाटा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररी स्टोर, ये गलत है। इंटरनल स्टोर कह रहे हो, टेम्पररी इज नॉट द राइट वर्ड। मैं बताता हूँ क्यों। ये इंटरनल स्टोरेज जो कि डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसका एक और काम भी होता है कि सीपीयू उसको यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए। अब मैंने दो की बात की थी, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सही है, ये आपके पास दो मौजूद है। अब रैम जो है वो क्या है, आपके पास टेम्पररी है। और जो रोम है वो आपके पास है परमानेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपने कंप्यूटर खोला, आप विंडोज पे चले गए। अब विंडोज जब स्टार्ट हुई तो विंडोज खुद भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको भी कहीं ना कहीं चलना होगा। वो कहाँ चलेगा? वो चलेगा रैम के ऊपर। आपके पास मौजूद है 10 जीबी की रैम, जिसमें से 4 जीबी किसने ऑक्यूपाई कर ली? विंडोज ने। अब 6 जीबी की रैम रह गई है। कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, सीपीयू एक्सेस कर रहा है इंटरनल स्टोरेज को, और यहाँ पे डाटा को प्रोसेस कर रहा है। उसने क्या कर लिया? रैम को यूज किया। अब रैम 4 जीबी यूज चल रही है। आपने क्या किया? उसमें GTA 5 खोल लिया, अब 4 जीबी और यूज हो गया, अब 8 जीबी यूज हो गया। अब हुआ ये कि आपने उसमें चला लिया, फॉर एग्जाम्पल गाने चला लिए, तो 1 जीबी और चली गई। आपने उसमें दो डॉक्यूमेंट खोले और ज्यादा जो है ना जगह यूज होना शुरू हो गई। एक वक्त के बाद सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा। द पॉइंट इज कि ये जो टेम्परेरीली आप क्या कर रहे हो, जगह रख रहे हो, तो अब तक आपके पास तकरीबन 9.5 9 जीबी जो है वो जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है रैम के अंदर। माई पॉइंट टू यू इज के जैसे ही सिस्टम बंद होगा, जैसे ही सिस्टम बंद होगा रैम खाली हो जाएगी, बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी। तो जब सिस्टम चलता है तो रैम के अंदर मेमोरी होती है, जब सिस्टम बंद हो जाता है रैम क्लीन हो जाती है। तो रैम हो गई टेम्पररी। तो सर यहाँ पे इंटरनल टेम्पररी स्टोर रैम के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी रोम होती है परमानेंट।
रोम को कुछ कमांड्स और कुछ प्रॉम्प्ट सिखा दी जाती है, पूरी जिंदगी के लिए उनके पास रहती है। जैसे कि रोम का काम क्या होता है, रोम का काम होता है चौकीदार वाला। मैंने चौकीदार को दो तीन कमांड्स प्रॉम्प्ट सिखा दी। मैंने कहा तुमने क्या करना है कि जब कोई बंदा आए तो तुमने उसकी शनाख्त पूछनी है। उसने शनाख्त पूछी, उसके बाद तुमने क्या करना है कि उससे पूछना है कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसने बताया मुझे यहाँ जाना है। फिर तुमने क्या किया कि अंदर फोन किया, उसने बोला ठीक है भेज दो, और बंदा क्या हो गया, लेके चले गया उस बंदे को मिलवाने के लिए। ये प्रोटोकॉल मैंने उसको सिखा दिया। सिमिलरली रॉम को क्या सिखाते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होना तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करे कि ये कंप्यूटर क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद देखे, चेक करे कि तमाम एसेंशियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। भाई कीबोर्ड चाहिए होता है टाइपिंग के लिए, कीबोर्ड कनेक्टेड होना चाहिए। फिर चलो माउस भी सेकंड है यूज करने वाला, माउस भी होना चाहिए कनेक्टेड, वरना माउस से तो मसला नहीं है। फिर वो चेक करता है हार्ड ड्राइव लगी हुई है, क्योंकि हार्ड ड्राइव नहीं होगी तो फिर स्टोर कहाँ करेंगे। उसने चेक किया रैम वगैरह सब सही चल रही है। फिर उसने चेक किया कि मॉनिटर कनेक्टेड है। अब मॉनिटर तो कनेक्टेड है तभी तो आपको नजर आ रहा होगा, वरना फायदा नहीं है। सारी चीजें उसने चेक कर ली, उसने बोला भाई सब कुछ कनेक्टेड है। वो क्या करेगा, आपको विंडोज की तरफ भेज देगा। ये काम होता है रॉम का। रॉम क्या करता है कि सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक कर लेता है, सारी चीजें मौजूद हैं, चल रही है, बेहतरीन है। अगला काम करेगा विंडोज पे भेज देगा, रॉम का काम कंप्लीट। तो ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट उसके अंदर परमानेंटली डली हुई है। तो रॉम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है, रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है। बस मुझे ये समझ आना चाहिए जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, नंबर वन, कि ये जो प्राइमरी स्टोरेज है ये इंटरनल होती है। दूसरा मैंने बताया कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है बाय सीपीयू, ताकि हम लोग क्या कर सके, डाटा को प्रोसेस कर सके। वॉलेटाइल बाय नेचर एज इट इज रेज व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये बताया कि ये तो बात गलत है, क्योंकि ये सिर्फ रैम के लिए, तो ये दोनों के लिए नहीं होना चाहिए। रैम वॉलेटाइल होती है, रोम वॉलेटाइल नहीं होती, वो नॉन वॉलेटाइल होती है। सही है। प्राइमरी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है साइड बाय साइड, यानी कि ये वाली स्टोरेज डिवाइस प्रोसेसिंग के साइड बाय साइड चल रही होती है। उम्मीद है कि आपको प्राइमरी स्टोरेज समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे। सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो अंदर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज बाहर होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो साइड बाय साइड चलती है, सेकेंडरी स्टोरेज साइड बाय साइड नहीं चलती है। उस स्टोरेज को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज फॉर डेटा नॉट करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बट विच मे नीड टू बी एक्सेस्ड एट द लेटर स्टेज। आपने उसको सेव कर लिया, जब आप उसको यूज करना चाहते हो करते हो। आपके पास एक ड्राइव खुली हुई है, आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, उसके आपने तीन पार्टीशन बना दिए, सी, डी और ई। सी में आपके पास 150 GB है, डी में आपके पास 150 GB है, ई में आपके पास 150 GB है। अब आप जो ज्यादातर काम करते हो सी पे ही करते हो, तो डी और ई यूज ही नहीं हो रहे। जब वो डी और ई यूज ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि हमें उनको आगे जाके जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अभी जरूरत नहीं तो मैं डी और ई को टच भी नहीं कर रहा, तो वो लेटर स्टेज पे यूज हो जाएगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी है, फ्लॉपी डिस्क है, फिर आपके पास सीडी है, फिर आपके पास जो है वो डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, क्लाउड ड्राइव है। क्लाउड ड्राइव डिजिटल हार्ड ड्राइव होती है, वर्चुअल हार्ड ड्राइव होती है, जो कि फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होती है। आप क्या करते हो, ऑनलाइन स्पेस परचेज कर लेते हो। जैसे आप जब जीमेल का अकाउंट बनाते हो आपको 15 GB की स्पेस फ्री में मिल जाती है। तो ये आपके पास कुछ ड्राइव्स वगैरह मौजूद है। तो ये आपके पास तमाम ड्राइव सेकेंडरी हैं, ये एक्सटर्नल होती है। एक ड्राइव जो है इन्होंने मेंशन ही नहीं की, वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों मेंशन नहीं, क्योंकि आज के दौर में हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है लिखा हुआ। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो प्राइमरी भी है और वो सेकेंडरी भी है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो इंटरनल भी होती है, साइड बाय साइड भी चल रही होती है, और सेकेंडरी वो एक्सटर्नल और सेपरेट भी होती है। अब इसकी पूरी कहानी सुनना हार्ड डिस्क ड्राइव की, कंफ्यूज नहीं होना, सुनना। जब मैं छोटा था तो होता ये था कि हमारे कंप्यूटर में एक लिमिटेड रैम लगी हुई होती थी। एक प्रोग्राम खोला, रैम बढ़ी, रैम भरना शुरू हो गई। दूसरा प्रोग्राम खोला, रैम भरना शुरू हो गई, सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता था। और जब रैम पूरी भर जाती थी सिस्टम हैंग कर जाता था, फ्रीज कर जाता था। मैं बैठे वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, मुझे लगता था कि अब ये अनफ्रीज नहीं होगा। तो मैं क्या करता था, सिस्टम को फोर्सफुली रीस्टार्ट कर देता था। लेकिन अभी इस वक्त में बैठ के अगर मैं 10 प्रोग्राम भी खोल लूँ ना, तो सिस्टम हैंग नहीं करेगा, फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि स्लो हो जाएगा। क्यों? अभी के सिस्टम में क्या है, नई टेक्नोलॉजी आई है।
खैर नई तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन अभी पुराने कंप्यूटर के हिसाब से नई है। कि जब रैम आपके पास फुल हो जाती है तो हार्ड कंप्यूटर क्या करता है कि जो प्रोग्राम है वो हार्ड ड्राइव पे डालना शुरू हो जाता है। अब जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो रैम का काम कर रही है, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम आपको स्लो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हैंग नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, कभी भी हैंग और फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि आप हार्ड ड्राइव में उसकी जगह ले ली और हार्ड ड्राइव में बहुत स्पेस होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हार्ड ड्राइव वैसे तो सेकेंडरी ड्राइव है, लेकिन जब अगर वो जरूरत पड़ जाए कि वो रैम का काम शेयर करे तो वो प्राइमरी स्टोरेज बन जाती है। और इत्तेफाक से तुम देखो, लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है और हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल भी होती है, तो ये इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी है, ये प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी, दोनों है। हार्ड ड्राइव समझ आ गया आपको? प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज समझ आ गया, हार्ड ड्राइव आपको समझ आ गया, बता दें? फिर मैं चलता हूँ टर्शरी और ऑफलाइन स्टोरेज पे। ठीक हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्शरी स्टोरेज। टर्शरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है कि जिसके अंदर कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज को मैं ऑटोमेटिक बैकअप पे लगा दूं, ऑटोमेटिक डेटा पे आर्काइवल चला दूं, इज कॉल्ड टर्शरी स्टोरेज। नहीं समझ आई? आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें व्हाट्सएप डला हुआ है, और रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, व्हाट्सएप क्या करता है, रात के 2 बजे बैकअप बनाना शुरू कर देता है। 2 बजे बैकअप बनाना शुरू किया, अगर बैकअप छोटा मोटा हुआ तो 2:15 तक, 2:05 तक, 2:10 तक बैकअप बन जाएगा और आपके जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या किया, एक अलग से, सुनना, आपने क्या किया, एक अलग से एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड लगवा दिया, मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड लगाया, और व्हाट्सएप को कह दिया कि भाई आपने जगह चेंज कर दी, डेस्टिनेशन चेंज कर दी कि आप बैकअप यहाँ पे बनाना। तो आपके मोबाइल में जो माइक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ है ना, तो आपको पता है कि जो माइक जब मैं मोबाइल में कोई भी अलग से कोई चीज लगाऊंगा तो वो मोबाइल फोन उसको भी पावर देना शुरू हो जाएगा। अब मैंने माइक्रो एसडी कार्ड लगाया हुआ है और वो यूज में नहीं है, अगर मोबाइल फोन उसको पावर देना शुरू हो जाए तो दो चीजें होंगी, एक तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होना खत्म हो जाएगी, बैटरी की चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि वो जो डिवाइस है वो यूज हो रही होगी, अभी तो मैं उसको इस्तेमाल कर नहीं रहा लेकिन उसको एनर्जी मिलती चली आ रही है, तो वो यूज हो रही है तो उसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। दो नुकसान आते हैं, एक तो आपकी बैटरी की चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, और दूसरा वो डिवाइस यूज हो रही होगी जो मुझे यूज अभी करनी नहीं है, उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किया ये कि हमने कह दिया अपने मोबाइल फोन को कि भाई रात के 2 बजे जब तुम व्हाट्सएप का बैकअप बनाओगे ना, तो इस स्टोरेज को यूज कर लेना, और जैसे ही बैकअप बन जाए तो स्टोरेज को छोड़ देना। अब हुआ ये कि मैंने जैसे ही एसडी कार्ड लगाया, एसडी कार्ड माइक्रो एसडी कार्ड लगाया, उसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड मोबाइल में लग तो गया, लेकिन उसको पावर नहीं मिल रही, उसको पावर नहीं मिल रही, वो अंदर रखा हुआ है लेकिन वो डिटैच्ड है। वो ऐसा है कि उसको पावर नहीं मिल रही है, तो उसका होना ना होना एक जैसा है। रात के जैसे 2 बजेंगे ना तो मोबाइल फोन उसको पावर देना शुरू हो जाएगा, जैसे ही पावर देना शुरू हो जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे एक्टिवेट हो गई तो क्या हुआ, उसके अंदर बैकअप बनाया, जैसे बैकअप बन गया, जब बैकअप कंप्लीट हो गया तो मोबाइल फोन ने उसको पावर नहीं दी, पावर खींच ली उससे, तो वो फिर से डेड हो गई। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसी चीज को अटैच करना, ऑटोमेटिकली डिटैच कर देना, इज कॉल्ड टर्शरी स्टोरेज। अब देखो, टर्शरी स्टोरेज टिपिकली इन्वॉल्व्स रोबोटिक मैकेनिज्म, ये रोबोटिक मैकेनिज्म है, ये मैनुअल मैकेनिज्म नहीं है, ये कंप्यूटर करता है, जो कि माउंट करता है, इंसर्ट करता है, लगा देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद डिसमाउंट कर देता है उस स्टोरेज को, ताकि आपने जो भी बैकअप बनाना है आप बैकअप बना लें। अब इसकी एक और एग्जांपल सुन के सुनना। मेरे पास एक कंप्यूटर मौजूद है, कंप्यूटर में 2 हार्ड ड्राइव लगी है, हार्ड ड्राइव ए, हार्ड ड्राइव बी, 2 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है, एक हार्ड ड्राइव है 5,000 GB की, और एक ड्राइव है 1,000 GB की, 1 TB 1 TB। मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम डाल दिया, और मैंने उसको कह दिया कि भाई तुमने क्या करना है कि जब मेरी जो मेन हार्ड ड्राइव है, जब ये 80% फुल हो जाए, तो तुमने क्या करना है कि मेरी जो बी हार्ड ड्राइव है उस पर तुमने बैकअप बना देना। अब हुआ ये कि मेरी ओरिजिनल हार्ड ड्राइव है वो भी 200 GB हुई है, ये बंद पड़ी हुई है, लगी हुई है सिस्टम से लेकिन बंद है। दूसरी वाली 400 GB हो गए, लगी हुई है, बंद है। 600 हो गए, जैसे ही 800 GB हो रहे तो जो हार्ड ड्राइव बी थी वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे उसको करंट मिलेगा तो हार्ड ड्राइव चलना शुरू हो जाएगी, हार्ड ड्राइव चलेगी तो वो ए वाली हार्ड ड्राइव का डाटा बी में कॉपी हो जाएगा, जैसे ही बी में कॉपी हुआ
तो बी का काम कंप्लीट हो गया, उसने आर्काइवल ले लिया। अब क्या होगा, एनर्जी वहां से कट हो जाएगी। अब क्या होगा कि ए ड्राइव जो है वो यूज में होगी, बी ड्राइव यूज में नहीं होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर वो जो बी ड्राइव है जिसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, डाटा यूज नहीं हो रहा, डाटा कॉपी नहीं हो रहा, तो वहां पे अगर उसको मैं एनर्जी देता रहूंगा तो हार्ड ड्राइव क्या करेगी, वो यूज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, खराब हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली सिस्टम क्या करता है, उसको माउंट करता है, लगाता है और फिर डिटैच कर देता है। कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। अब यही अटैचमेंट और डिटैचमेंट अगर मैं खुद से करूं, मैनुअली करूं, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। भाई तुमने मुझे कहा सर मैं आज कैंपस आया हूँ, एक काम करे अपने सारे लेक्चर्स और हैंडआउट ना मुझे यूएसबी में दे दे। मैंने कहा कि यूएसबी, और खुद से लगाई। खुद से मैंने यूएसबी लगाई तो मैंने मैनुअली अटैच की। अब यूएसबी नजर आ रही है मुझे, उसको पावर मिल रही है। मैंने क्या किया कि उसके अंदर कॉपी किया और पेस्ट कर दिया सारा डाटा। अब वो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जैसे पेस्ट हो गया ठक डन हो गया। मैंने यूएसबी खुद से उसको डिटैच कर दिया। अब यूएसबी हट गई तो वो ऑफलाइन हो गई। तो ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है, जब आपके पास कोई भी मेमोरी को ऑटोमेटिकली हटा दिया जाए, सॉरी मैनुअली हटा दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। अब हुआ ये कि जैसे ही बी ड्राइव जो है वो फुल हो गई थी, अब मुझे ए ड्राइव का आर्काइवल करना है तो मुझे सी ड्राइव पे करना होगा। मैंने ड्राइव बी निकाल दी, अपने हाथ से निकाली, उसको टेप पे चढ़ा के मैंने रख दिया और मैंने लगा दी ड्राइव सी। तो अब जब मैंने वो जो बी ड्राइव है वो ऑफलाइन हो चुकी है और सी ड्राइव जो है वो टर्शरी है, क्योंकि जैसे ही ए ड्राइव फुल हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सी को एनेबल करेगा, उसके अंदर डाटा को कॉपी करेगा, उसे डिसेबल कर देगा। तो अगर सिस्टम अटैच कर रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम अटैच और डिटैच कर रहा है, इस कॉल्ड टर्शरी स्टोरेज। मैनुअली मैं डिटैच और अटैच कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। समझ आ गई ये बात? अब्दुल राफे कह रहे हैं, देखो अब्दुल राफे, हार्ड ड्राइव का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे इसके अंदर। लेकिन अगर तुम्हारे पास सवाल आ जाता है कि जो हार्ड ड्राइव है वो क्या है, अगर आपके पास सवाल आता है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, आपके पास ऐसा जाता है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आप टिक करोगे क्या? आप टिक करोगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो प्राइमरी स्टोरेज भी है, सेकेंडरी स्टोरेज भी है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सेफ साइड पे रखते हुए इसको सेकेंडरी स्टोरेज क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव मैंने पढ़ा ही हमेशा से सेकेंडरी स्टोरेज है, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज टिक कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है। आई वोंट माइंड कि अगर तुम जो है ना उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कर लोगे तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, इनको रीड कर लेना। अब इसमें कोई इतनी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीन लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या होता है कि जो डाटा होता है वो लॉन्ग रेंज का डाटा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। फिर टेक्निकल की बात करें, मीडियम रेंज का डाटा होता है, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। और जो ऑपरेशनल है वहाँ पे आपके पास जो डाटा होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, उसकी ड्यूरेशन कम होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो यूज करती है, टेक्टिकल लेवल पे टेक्टिकल मैनेजमेंट यूज करती है, ऑपरेशनल लेवल का डाटा जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। तो सीनियर, मिड और लोअर लेवल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है EIS और ES। यहाँ आपके पास है MIS को MSS भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। और फिर आपके पास आ गया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये याद रखना कि जो ऑपरेशनल लेवल पे जो काम हो रहा होता है वो सिर्फ ऑपरेशनल लेवल का होता है, ये बात यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे बीच में लिखा हुआ कि मिडिल लेवल के ऊपर मिडिल लेवल का भी काम होता है, ऑपरेशनल लेवल का भी काम होता है। और जो सीनियर लेवल है उसमें सीनियर लेवल का भी काम होता है, मिडिल लेवल का भी काम होता है, ऑपरेशनल लेवल का भी काम होता है, ऐसा ऐसा ही। तो जो घर का बाप होता है वो क्या करता है, अपने भी काम करता है, अपने बच्चों के भी काम करता है और अपने घर वालों के भी काम करता है। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वो अपना काम भी करता है, अपने छोटे भाई बहनों का भी काम करता है। और जो छोटे भाई बहन होते हैं वो सिर्फ अपना काम करते हैं। उसका मतलब कि स्ट्रेटेजिक लेवल का अपना भी काम करेगा, टेक्निकल का भी करेगा, ऑपरेशनल का भी करेगा। टेक्निकल वाला अपना भी काम करेगा, ऑपरेशनल का भी करेगा, ऑपरेशनल वाला सिर्फ अपना काम करोगे, लिखा हुआ भी है। मैं ऑपरेशनल छोड़ के मिडिल पढ़ा। मिडिल लेवल क्या करता है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को ओवरसी करता है, लुक आफ्टर करता है। इसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट का भी काम करता है वो, और फिर टेक्निकल लेवल पे भी काम कर रहा होता है, और फिर वो ऑपरेशनल लेवल को भी लुक आफ्टर कर रहा होता है। सीनियर लेवल पे तुम देखोगे स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन भी है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तीनों को वो लुक आफ्टर कर रहा होता है। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे क्या करता है, सिर्फ वो डे टू डे ट्रांजेक्शन को ही देख रहा होता है। तो ये तीन लेवल है इंफॉर्मेशन के।
एक इंफॉर्मेशन ये है आपके पास कि आपको पता चला है कि भाई मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड कर रहा है, तो आपने प्रोड्यूस करे तो आप भी प्रोड्यूस कर लो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। यार एक नई लोकेशन है, बड़ी जबरदस्त लोकेशन है, सस्ते दामों में मिल रही है, तो अगर वहां पे जाना है तो आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। मिडिल लेवल, यार वो फैक्ट्री लेआउट चेंज कर देते हैं, यार वो सप्लायर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ऑपरेशनल लेवल पे क्या है, ऑपरेशनल लेवल पे ये हो सकता है कि हमने मंथली जो प्लानिंग करनी थी प्रोडक्शन की उसको चेंज कर देते हैं, हमने क्वार्टरली जो फाइनेंस की रिपोर्ट रिपोर्ट थी उसको चेंज कर देते हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स को कहते हैं, या जो सेल्स की डेली बेसिस की रिपोर्ट है उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, ये ऑपरेशनल डिसीजन है। लास्ट है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूज कहाँ होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, और डिसीजन मेकिंग में। आपने प्लान करना होता है, हमने प्लान करना होता है कि हमारे पास कितने अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर हमारे पास टाइम स्केल क्या होनी चाहिए, डेडलाइंस क्या होनी चाहिए, हमने ऑल्टरनेटिव आउटकम्स को भी फोरकास्ट करके रखना है, प्रिडिक्ट करके रखना है, एंटिसिपेट करना है। कंट्रोलिंग की बात करें, वट एवर यू प्लान यू नीड टू कंट्रोल इट, वरना प्लान खराब हो जाएगा, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ना वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, जाहिर सी बात है ये तमाम मैटर्स फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इनके अंदर मॉनेटरी चीजें मौजूद होती हैं, तो आपने इनको रिकॉर्ड भी करना है। फिर आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस आप उसको मेजर करो कि वट एवर यू परफॉर्म्ड एंड वट एवर यू प्लान उनमें डिफरेंसेस तो नहीं है, तो अगर डिफरेंसेस है उसको कैसे ओवरकम करना है, तो वट एवर यू प्लान, बजटेड, और जो आपने एक्चुअली परफॉर्म किया, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस, ये पता चल जाता है। लास्ट में डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प करता है कि आप परचेज कैसे करोगे, प्रोड्यूस कैसे करोगे, प्राइस कैसे सेट करोगे, इंटरनल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या होंगे, तमाम चीजें आपको जो है वो डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपकी डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंट करता है, इफेक्टिव करता है, कि अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प ले लूँ, अगर मुझे चीज़ें कंट्रोल करनी है तो मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प ले लूँ, अगर मुझे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प ले लूँ, अगर मुझे परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो अगेन आईएएस की हेल्प ले लूँ, डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प ले सकता हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ लें, अदरवाइज मैं ये वाली क्लास को कॉल ऑफ करता हूँ। जी। कुछ सवाल है, कुछ डिस्कस करना तो बता दें, अदरवाइज आज की क्लास को कॉल ऑफ करता हूँ। जी। कुछ है पूछने के लिए? चलो थैंक यू सो मच, क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में थोड़ी देर में, ठीक है, जज़ाकल्लाह।